हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टाइम टू फिजिक्स हब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जो हमारी लास्ट 2 वीडियो थी उसमें हमने देखा था किस तरीके से इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने बनाई थी और उसी के साथ हमने बेसिक फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, क्या है बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, भाग 1 घर्षण वैद्युत। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं बच्चों। देखते हैं किस तरीके से। पहला टॉपिक हमने लिया है बच्चों यहाँ पे भूमिका, इंट्रोडक्शन, किस तरीके से हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो वैद्युत आवेश के बारे में और उसकी कुछ घटनाओं के बारे में पूरी तरीके से व्याख्या करने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं हम किस तरीके से वैद्युत आवेश का जनन होता है। जनन का मतलब है किस तरीके से वैज्ञानिकों ने इसको यूटिलाइज किया। तो इसको बताने से पहले मैं एक जो हम घर पे छोटी सी घटना देखते हैं उसकी तरफ आपका रुख करना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपने देखा होगा कभी जब हम कंघी करते हैं तो सूखे वालों पे कंघी करने के बाद तो अगर हम छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखें तो किस तरीके से उसकी तरफ को आकर्षित हो जाते हैं। क्लियर बच्चों। और भी बहुत तरीके से देख सकते हैं, जैसे छोटे जब हम क्लासों में पढ़ते थे तो याद है जब हम पेन को कभी बाल से रब कर लिया करते थे तो अगर हम उसमें नीचे रख देते तो उसमें ऑटोमेटिकली जो धूल के कण होते थे वो चिपक जाते थे बच्चों। तो हम कभी कभी इसको एक खेल की तरह भी खेलते थे। हमने तो बहुत खेला है, मैं आशा करता हूं आपने भी खेला होगा। आज हम फिजिक्स के माध्यम से इसके पीछे लॉजिक भी जानने वाले हैं। क्लियर बच्चों। तो बच्चों जो वैद्युत आवेश है उस पर जाने से पहले जो हमारा टॉपिक है घर्षण वैद्युत, मैं सबसे पहले इस पे जाना चाहूंगा। तो इस घटना को जो मैंने तुम्हें बताया कि जब कुछ वस्तुएं किन्हीं हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण लेकर आ जाती है, इस बात को सबसे पहले देखा था एक वैज्ञानिक थे थेल्स, यूनानी वैज्ञानिक। कौन थे बच्चों, मैं लिखता हूं यहां पे, यूनानी वैज्ञानिक। क्या नाम था बच्चों, थेल्स। क्या नाम था, थेल्स। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने एक अंबर का पदार्थ लेकर उसको किसी ऊनी वस्त्र के साथ, किसके साथ बच्चों, ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा था। रगड़े का मतलब घर्षण कराया था। तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से जब इन्होंने अंबर के पदार्थ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा तो इस अंबर के पदार्थ पर एक विशेष गुण आया। क्या बच्चों, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित, क्या शब्द यूज किया हमने, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। तो बच्चों उस समय पे जब इसकी कल्पना करी जा रही थी कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, उस समय पे सबसे पहले एक शब्द निकल के आया कि अंबर को कहा गया इस घटना को देखते हुए कि जो हमारा पदार्थ है वह विद्युतमय हो चुका है। क्या बच्चों, विद्युतमय। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम इलेक्ट्रीफाइड कह सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का गुण आ गया। हमने लिख दिया यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का गुण आ गया। अब बच्चों जानते हो, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं तुमको बताने वाला हूं बच्चों। इस विद्युतमय शब्द को ही आज हम जानते हैं कि पदार्थ हमारा आवेशित हो गया। जल्दी बताओ बच्चों, समझ में आता है या नहीं। जैसा हम 10th क्लास में भी सिखाया जाता कि आवेशित हो गया, आवेशित हो गया, तो वो कहां से बना है, विद्युतमय से। तो पदार्थ हमारा क्या कहलाया, आवेशित। अब बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अगर इसके स्टार्ट को शब्द को देखें, आवेश, क्या है इसका स्टार्टिंग का शब्द, आवेश। हम इस पे देखेंगे कि आवेश किस तरीके से उत्पन्न हुआ, कैसे इस पे हमने चर्चा करी। चलिए बच्चों मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये अंबर क्या है। देखिए अंबर जो होता है वो समुद्री किनारों पे पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है जिसका यूनानी भाषा में एक दूसरा नाम और होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन। यूनानी भाषा में इसका एक दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा किस तरीके से वैज्ञानिक थेल्स ने एक घटना को यूटिलाइज करते हुए कहा कि जब अंबर को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा, रगड़ने का मतलब घर्षण कराया, तो अंबर के अंदर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण आ गया।
जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि पदार्थ हमारा विद्युतमय हो गया, यानी कि इलेक्ट्रीफाइड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का गुण आ गया। और आज के शब्दों में हम उसे क्या कहते हैं, पदार्थ हमारा आवेशित हो गया। क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ यही एक एग्जाम्पल था हमारे सामने? नहीं। तो मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या रहा? फर्स्ट रहा बच्चों अंबर, किसके साथ? मैं लिख देता हूं ऊनी वस्त्र। क्या लिखा बच्चों? ऊनी वस्त्र। सेकंड लिख देता हूं बच्चों, सेकंड क्या रहा? सेकंड रहा बच्चों बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल जिसे हम कैट स्किन भी बोलते हैं, बिल्ली की खाल। और इसके साथ एबोनाइट की छड़। जल्दी से दिमाग में सवाल आया होगा, व्हाट इज एबोनाइट? तो बच्चों एबोनाइट जो होता है ये प्लास्टिक की ही तरह एक कठोर पदार्थ होता है। कैसा बच्चों? प्लास्टिक की ही भांति एक कठोर पदार्थ। तो इन्होंने क्या लिया था? एबोनाइट की छड़। थर्ड देखते हैं बच्चों, थर्ड में क्या देखा हमने? थर्ड एग्जांपल इसका क्या ले सकते हैं? थर्ड एग्जांपल लिया था बच्चों, इसमें हमने रेशम का कपड़ा। क्या लिया था? रेशम का कपड़ा। और उसके साथ हमने क्या यूज करी थी? कोई ग्लास रोड, कांच की छड़। क्लियर बच्चों? तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि इस तरीके से बच्चों, इसको हमने क्या मान लिया? अंबर। और ऊनी वस्त्र को इस तरीके से हमने क्या दिखा दिया कि ये क्या है? ऊनी वस्त्र। तो जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया तो इन्होंने देखा कि अंबर में एक गुण आया कि वह हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। ठीक उसी तरीके से जब बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ा गया, ठीक वही गुण जैसा अंबर में था वह एबोनाइट की छड़ पे भी आ गया कि एबोनाइट की छड़ हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। तीसरी बात हमने क्या कही? जब रेशम के कपड़े को कांच की छड़ के साथ रगड़ा गया तो वहां पे बच्चों क्या देखा गया कि कांच की छड़ भी ठीक उसी भांति, जिस भांति अंबर की छड़ कह लीजिए या एबोनाइट की छड़ कह लीजिए, हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, तो कांच की छड़ भी हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करने लगी? आकर्षित करने लगी। फिर से वही बात कही कि जैसे हम यहां पे कहें तो अंबर की छड़, एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़, ये हमारी तीनों ही क्या हो गई? इलेक्ट्रीफाइड, यानी कि इनमें कौन सा गुण उत्पन्न हो गया? इलेक्ट्रिसिटी का, आवेशित हो गई ये बच्चों। क्लियर है? चलिए बच्चों देखते हैं इसको आगे किस तरीके से क्या क्या कंक्लूजन निकले इस पर। और आगे नेक्स्ट बात क्या हुई थी बच्चों? यहां पे ये सारा घटनाओं को देखने के बाद जो वैज्ञानिक थे जैसे जैसे आते रहे, उन्होंने घटनाओं को तरीके से, मतलब विभिन्न तरीकों से करके देखना शुरू किया। इस बार उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि क्यों ना अंबर की छड़ को किसके साथ रगड़े? अंबर की छड़ के साथ, अंबर की छड़ के साथ। क्लियर बच्चों? ठीक उसी तरीके से एबोनाइट की छड़ को किसके साथ रगड़ा? एबोनाइट की छड़ के साथ। क्लियर बच्चों? और एक एग्जांपल उन्होंने क्या किया कि अंबर को, यानी कि अंबर की छड़ को किससे रगड़ा? ऊनी वस्त्र से। तो बच्चों देखते हैं यहां पे हमारे क्या क्या निष्कर्ष निकले। चलिए, हमने कहा, ये हमने क्या कह लिया बच्चों? इस तरीके से हमने कह दिया ये अंबर की छड़, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्या हुई? अंबर की छड़। क्लियर है? तो एक जब इनको दोनों को रगड़ाओ और इनको एक दूसरे के समीप लेके आए, या बच्चों इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अंबर की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा, अंबर की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा, फिर जब इन दोनों के एक दूसरे को समीप में लेकर आए तो बच्चों यहां पे एक विशेष निष्कर्ष निकला कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। अगर सीधे शब्दों में कहें तो बच्चों क्या करने लगी? एक दूसरे को अपने एक दूसरे से दूर हटाने लगी, यानी कि प्रतिकर्षित करने लगी। ठीक उसी तरीके से हमने कहा, ये हमने क्या ले ली? कोई एबोनाइट की छड़, और ये भी हमने क्या ले ली बच्चों? कोई एबोनाइट की छड़। तो जब इन दोनों को भी मान लीजिए कि जैसे बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो जब इन दोनों को एक दूसरे के समीप लेके आए तो यहां पे भी क्या देखा इन्होंने कि इन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण
कर्षित यानी कि प्रतिकर्षण होने लगा। लेकिन जब यहां पे अंबर की छड़ ली इस तरीके से और इन्होंने ऊनी वस्त्र को लिया इस तरीके से, या ऐसे कह लीजिए ये हमने क्या ले लिया, कोई ऊनी वस्त्र। तो जब इन दोनों को रगड़ा तो यहां पे देखा ये दोनों एक दूसरे को बच्चों क्या करने लगे, आकर्षित। क्या करने लगे, आकर्षित। तो यहां पे दो निष्कर्ष निकल के आए कि जब हम एक समान वस्तुओं को आपस में घर्षण करा रहे थे, घर्षण वैद्युत करा रहे थे उनके मध्य, तो बच्चों उनके बीच में प्रतिकर्षित का गुण उत्पन्न होने लगा। जबकि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को रब कराया यानी कि घर्षित, एक दूसरे से घर्षण कराया, तो उनके बीच में कौन सा गुण आया, आकर्षित करने का। तो इसी आधार को देखते हुए यहां से दो निष्कर्ष निकाले गए कि अवश्य ही इनके मध्य दो प्रकार के बल कार्य कर रहे होंगे। इन पे हम चर्चा करेंगे बाद में। पहले से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि घर्षण वैद्युत का मतलब कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। तो अब मूल बात जानते हैं बच्चों, इसकी मूल बात क्या है। चाहे इस हम प्रतिकर्षित में कह लीजिए चाहे आकर्षित में कह लीजिए, जब दो हल्की वस्तुओं को एक साथ आपस में रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इसी बात को उन्होंने क्या कहा, यही घटना वैद्युत घर्षण कहलाती है। क्लियर बच्चों, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, ये तुमको समझ में आई होगी। यहां से तो हम लिखते हैं यहां पे घर्षण वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन। तो क्या कहा बच्चों हमने कहा जब दो हल्की वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा मतलब घर्षण कराया जाता है, तब उनके मध्य इलेक्ट्रॉन के या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को घर्षण वैद्युत कहते हैं। और बच्चे जानेंगे इसी बात को हमने आगे चल के क्या कहा था, वैद्युत आवेश। क्लियर बच्चों, हालांकि हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से बताइए एक बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं। जब दो हल्की वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा या घर्षण कराया जाता है, तब उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को घर्षण वैद्युत कहते हैं। क्लियर बच्चों, अब हम इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा समझने के लिए हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है हमारा स्थिर वैद्युत की। क्या है बच्चों, स्थिर वैद्युत की, यानी कि इसको मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या लिखा है हमने इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इन्हें दो ध्यान से देखें तो इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं, एक स्थिर और एक वैद्युत की, यानी कि एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक। तो बच्चों इस इलेक्ट्रा को ही हम किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन। किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक का मतलब क्या है, एट रेस्ट। क्या मतलब है इसका बच्चों, एट रेस्ट मतलब विरामावस्था। विरामावस्था। अगर इस दोनों बात को मैं जोड़ के कहूं, मतलब के मिला के कहूं, तो इलेक्ट्रॉन की विराम अवस्था। क्लियर बच्चों, अब समझते हैं स्थिर वैद्युतिकी को। तो हम स्थिर वैद्युत के लिए कह सकते हैं कि जब आवेश की या आवेश के गुण धर्मों का अध्ययन उसकी विराम अवस्था में किया जाता है, तो यही घटना हमारे लिए क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्लियर बच्चों,
हम इसको लिखेंगे भी, तो देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी। किसी, ऐसे लिखेंगे, जब किसी आवेश के गुण धर्मों का अध्ययन उसकी विरामावस्था में किया जाता है, तो इसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी सबसे पहले कि कैसे तो हमने आवेश शब्द यूज कर दिया और फिर हम कह रहे हैं कि उसकी भी विरामावस्था, इसका मतलब इसकी गति अवस्था भी होती होगी। हालांकि हम जानते हैं 12th क्लास पढ़ रहे तो हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं कि आवेश की गति अवस्था को हम विद्युत धारा के रूप में पढ़ते हैं या धारा विद्युत इकाई के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि इसी बात में मैं लिखता हूं यहां पे, जब किसी आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन उसकी गतीय अवस्था, क्या कहा बच्चों हमने, उसकी गतीय अवस्था में किया जाता है, तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। देखिए बच्चों, इतनी बात तो हमें हर कोई सिखा सकता है, फिर आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो फिर हमसे अलग क्या सीख रहे हैं। तो बच्चों यहीं पे मैं आपको पहले इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि यदि कोई आपको बताता है कि जब किसी आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन उसकी गति अवस्था में किया जाता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं, तो वो गलत बात है। विद्युत धारा तब तक नहीं कहलाएगी वो जब तक के आवेश के गति करने का कारण कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत नहीं होगा किसी चालक के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो बच्चों? मैं यहां पे नोट करके लिखता हूं बच्चों इस बात को कि विद्युत धारा प्रॉपर तरीके से हम डिफाइन कब करते हैं। हम कह रहे हैं बच्चों कि आवेश की गति का कारण कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कोई सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है। क्लियर बच्चों? क्या कहा हमने? आवेश की गति का कारण क्या होना चाहिए? कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत। मतलब ये सपोज दैट ये चालक है तो ये किससे जुड़ा होना चाहिए? किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत से। बैटरी हो सकता है या सेल हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, हालांकि बच्चों हम उसको विद्युत धारा के अंतर्गत पढ़ते हैं जाके चैप्टर में ठीक तरीके से, कि किसी भी चालक से विद्युत धारा, सही बात है बिल्कुल, बाह्य ऊर्जा स्रोत होना चाहिए। एक कारण और होता है कि इसके किसी भी दो बिंदुओं पर विभव बनना चाहिए, यानी कि इस चालक के धारा बहने के लिए इसमें विभवांतर होना चाहिए, विभव का अंतर होना चाहिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच। एक उच्च होगा और दूसरा क्या होगा? निम्न होगा। तब धारा उच्च से निम्न की तरफ को बहेगी। क्लियर बच्चों? हालांकि हम वहां पर डिटेल से जानेंगे इन बातों को। क्लियर है बच्चों? तो अभी हमने सीखा, अब हम चर्चा करेंगे इस शब्द पे, आवेश पे। क्लियर बच्चों? कि आवेश किस बात को कहा। तो बच्चों अभी हमने देखा किस तरीके से स्थिर वैद्युतिकी को हमने समझा था, किस तरीके से हमने देखा था कि दो वस्तुओं के बीच में घर्षण कराने के बाद किस तरीके से प्रतिकर्षण और आकर्षण की क्रियाएं हो रही थी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम एक बार फिर से कि हम एक ही पदार्थ ले लेते हैं बच्चों। हमने कहा ये हमने कोई अंबर ले लिया और साथ में हमने क्या ले लिया? कोई ये ऊनी वस्त्र ले लिया। क्लियर है बच्चों? तो हम समझेंगे अब आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर घर्षण विद्युत की व्याख्या किस तरीके से कर सकते हैं। हम जानते हैं
कि हमारा जो प्रत्येक कण है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रत्येक पदार्थ है वो मूल कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। क्लियर बच्चों? क्या कहा हमने कि जो मूल कण, ऐसे लिख सकते हैं इसको बच्चों हम, कि सभी वस्तुएं मूल कणों से मिलकर बनी होती हैं। और ये हमारे बच्चों मूल कण क्या है? मूल कण क्या है? देखते हैं, हम सीखते आ रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर बच्चों? हम एक शेप ले लेते, मान लीजिए ये कोई नाभिक है और ये हमने क्या ले ली, उसकी बाहर वाली कक्षा ले ली, इस तरीके से। क्लियर बच्चों? हम जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, ये इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से। क्लियर बच्चों? अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनों के सिद्धांत पर घर्षण विद्युत की व्याख्या। जब इन दोनों को आपस में रब कराया जा रहा होगा बच्चों, तो हमने क्या कहा कि हमारा जो अंबर था वो किस तरीके से गुण लेके आया था, विद्युतमय होने का गुण। तो किसके आधार पर आया कि इसने ऊनी वस्त्र के कुछ इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिए होंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि ऊनी वस्त्र ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए होंगे। एक बात आपके दिमाग में बात आई होगी कि सर प्रोटॉन को क्यों नहीं कह रहे, या न्यूट्रॉन को क्यों नहीं कह रहे, कि वो इस पर चला गया होगा। तो बच्चों न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है हमारा। प्रोटॉन चूंकि नाभिक में है तो उसको नाभिक से निकालना पॉसिबल नहीं है आमतौर पर, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके बाह्य कक्षाओं में होते हैं, ये रब कराने पर निकल जाते हैं। लेकिन एक बात का यहां पे भी ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम बाह्य कोश वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही स्थानांतरित होंगे, ये नहीं, क्योंकि ये प्रोटॉन के अत्यधिक समीप है। और आगे हम देखेंगे कि प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है और इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, ये इसके मुकाबले कम अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए आसानी से निकल जाते हैं। आसानी का मतलब घर्षण कराने पर। तो हम समझेंगे अब बच्चों कि आवेश का मतलब क्या है। पहला बात, जब दो वस्तुओं को घर्षण कराते हैं तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो हमने क्या कहा विद्युत आवेश को, कि जब दो वस्तुओं को घर्षण कराते हैं तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही विद्युत आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर बच्चों? अब इसको दूसरा हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि आप सुबह सर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जब तक एक ही बात को फिजिक्स में कई प्रकार से नहीं व्याख्या दी जाए उसकी, तब तक मजा नहीं। एक ही बात, एक ही स्टेटमेंट, ऐसा लगेगा कि हम कुछ याद करने के लिए बैठे। तो बच्चों यहां ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए कोई भी तथ्य हो, कोई भी घटना हो, तो उसके पीछे जो लॉजिक्स होते हैं वो कई तरीके से उसको समझाया जा सकता है। जैसे मैं यहां पे भी कोशिश कर रहा हूं आपको विद्युत आवेश समझाने की। तो दूसरा हम क्या कह सकते हैं, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे युक्त वस्तुएं किसी वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। क्लियर बच्चों?
क्या कहा हमने? वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे युक्त वस्तुएं किसी वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। तो बच्चों ये यहाँ पे एक नया शब्द हमने यूज किया है, वैद्युत बल। तो यानी कि आप समझ गए होंगे अगला हम किसको समझने वाले हैं? वैद्युत बल को। तो आप नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, हमने कहा कि जब हम अंबर के टुकड़े को अंबर के साथ रख रहे थे तो इनके बीच में क्या हो रहा था बच्चों? प्रतिकर्षण। क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण। जबकि हमने एबोनाइट की छड़ ली और साथ में क्या लिया? कोई कैट स्किन ली। तो जब इनको रगड़ा आपस में तो इनके बीच में क्या देखा? आकर्षण। तो इसी बात को हमने क्या कह दिया यहाँ पे? इधर देखते बच्चों कि जो हमारे वैद्युत आवेश होते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो हम कह सकते हैं वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और बच्चों सिंबल क्या रहने वाला है? प्लस। सेकंड ऋणावेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज, जिसको हमने क्या कहा? सिंबल माइनस। तो इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पे हमने क्या कहा कि वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। प्रतिकर्षण और आकर्षण के आधार पर हमने क्या कहा कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। क्लियर है बच्चों? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे प्रतिकर्षण की क्रिया को देखते हुए और आकर्षण की क्रिया को देखते हुए वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। चलिए बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा किस वजह से कहा गया और सबसे पहले किसने कहा इस बात को। तो सब पहले जानते हैं हम किसने कहा। तो हमारे बच्चों इन दोनों पॉइंट्स को सबसे पहले किसने कहा था? एक हमारे वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन वैज्ञानिक थे बच्चों? हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही इस घटना के आधार पर के समान प्रकार की वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण होता है जबकि विपरीत प्रकार की वस्तुओं के बीच आकर्षण होता है जब उनको रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने कहा कि आवेश अवश्य ही दो प्रकार के होते होंगे, एक धनावेश और एक ऋणावेश। क्लियर बच्चों? तो मैं थोड़ा सा, जैसा कि हमारा वीडियो का टाइटल भी देखेंगे आप, कि सिर्फ हम फिजिक्स को समझेंगे ही नहीं, उसको करके भी देखेंगे। क्या वैज्ञानिक ही ऐसा कर सकते हैं कि जब दो हल्की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा होगा, उसी बात को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या इस घटना को केवल और केवल वैज्ञानिक ही कर सकते हैं? क्या हम नहीं कर सकते? तो आज आपके सामने लाइव हम वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरीके से जब दो वस्तुओं के बीच में घर्षण वैद्युत की लगाई जाती है तो किस तरह से उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होता है। तो बच्चों उसके लिए मैं एक ये ले लेता हूं, हल्का धागा ले लेता हूं मैं। आप देखेंगे ये मेरे पास एक रोड है, टंकी पे से उतार के लाया बच्चों एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आप भी इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे भी, आप घर पे भी करेंगे इसको बाद में। क्लियर? तो देखते हैं बच्चों, मैंने क्या किया, इसको पहले यहां पे रब किया, देखेंगे आप अभी। क्या बात है, क्लास में मसाज हो रही है भाई। देखेंगे बच्चों, देख रहे हो धागे में मूवमेंट आई है हल्की सी, देख रहे हो हल्की सी मूवमेंट। आप जूम करके देखेंगे जब इसको तब और ज्यादा दिखाई देगा। देखो देखो इधर ये हल्की सी मूवमेंट ये हो रही है। तो ये देख रहे हो मैं किस तरीके से बालों से इसको रब कर रहा हूं, घर्षण करा रहा हूं, और ये हल्की वस्तु को रोड जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और देखते हैं बच्चों इसको हम अच्छे से ठीक से। देखिए बच्चों दिख रहा है, देखो इधर बहुत मामूली सा दिखेगा आपको, लेकिन देखो ये रहा, मैं टच नहीं कर रहा हूं इसको लेकिन ये मूवमेंट कर रहा है। देखो इधर ये देख रहे हो, देखो इधर ये रहा। कहेंगे बच्चे मजा नहीं आ रहा, चलिए कोई नहीं, बच्चे बोलेंगे कि मजा नहीं आ रहा,
चलिए आपका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों ये हमने क्या लिया है, बैलून। सबसे पहली बात, ये मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है, मेरा सिखाया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके सामने रोड है बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम इस पे किस तरीके से घर्षण होगा। देखो मैं आपके सामने रब करा रहा हूं उसको, देख रहे हो बच्चों, देखते रहे। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, घर्षण वैद्युत की, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, चार्ज। देखेंगे बच्चे, छोड़ दिया मैंने से, देख रहे हो, देखो दिख रहा होगा बच्चों, देख रहे हो, ये रहा। तो देखो इसको रोटेटरी मोशन भी करा के दिखा सकते हैं हम इस तरीके से, ये देखो इधर, ये हो सकता है इस तरीके से, ये देखो दिख रहा है बच्चों, देखो इधर ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा इधर, दिख रहा है बच्चों। और देखते हैं एक बार ठीक से बच्चों, आप भी घर पे इसको कर सकते हैं, थोड़ा रब करने की इसकी आवश्यकता है। थोड़ा आप भी इसको रब करें घर पे, आप भी देख सकते हैं इसको घर पे करके, बहुत मजा आने वाला है बच्चों। क्या वास्तव में वैज्ञानिक ऐसा कर सकते हैं कि हम भी कर सकते हैं। देखो इधर, देख रहे हो बच्चों, देखो इधर, इस बार देखें, देखें इधर किस तरीके से बैलून हमारा ये रहा, दिख रहा है बच्चों, ये रहा इधर, ये इसी तरीके से मूवमेंट करेगा बच्चों, क्योंकि अभी चार्ज, ये चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हल्का है कि नहीं। देख रहे हो, देखो इधर, ये रहा इधर, क्लियर बच्चों। एक और मैं आपको अच्छा सा दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट करके बच्चों, ये देखिए, ये अब आप देखेंगे, देखिए देखें, देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो, देख रहे हो, ये रहा इधर, देख रहे हो बच्चों, ये रहा, देखें देखें, देख रहे हो बच्चों, ये रहा इस तरीके से। देखो इधर एकदम से देख लो, देखें सभी, देखें इधर, देखें इधर। तो सिर्फ सरल रेखे है गति नहीं, हम इसको घूर्णन भी करा सकते हैं। आप करेंगे इसको तो अच्छे से दिखाई देगा। ये दिख रहा है बच्चों, ये इधर चार्ज हमारे इस तरह से हम इसको फंस हैं यहाँ ओस ग्लास, देखो इधर, दिख रहा है बच्चों, ये रहा इधर, देखो दिख रहा है बच्चों, ये रहा, ठीक है। तो आप भी इसको कर सकते हैं ठीक उसी तरीके से, घर पे अवश्य करें इसको, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, ना ही इसमें कोई हानि है, ठीक है बच्चों। तो हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे जाना किस तरीके से धनावेश और ऋणावेश होते हैं, किस तरीके से दो हल्की वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा आवेशों के गुण। क्या है बच्चों, आवेशों के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखिए बच्चों यहां पे दो प्रॉपर्टी होती है हमारी, तो दोनों को हम समझते हैं। पहली, समान प्रकार की वस्तुओं के मध्य सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है, मतलब क्या, रिपल्सिव फोर्स लगता है। सेकंड बच्चों क्या बात कही हमने कि विपरीत प्रकार की वस्तुओं के मध्य सदैव आकर्षण बल लगता है। तो बच्चों ये केवल सिर्फ दो पॉइंट ही नहीं है, ये मान लीजिए कि ये आधारशिला है चैप्टर की। अगर ये हमारे दोनों पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो आने वाले टॉपिक्स को हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्लियर कर ले कि समान प्रकार की वस्तुओं के मध्य सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। हमने करके देखा भी, अभी हमने विपरीत प्रकार की ली थी वस्तुएं, तो उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा था।
बैलून और पाइप दो अलग अलग वस्तुएं हैं। क्लियर बच्चों? तो इसी के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आप सुमित सर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जब तक मैं बच्चों को यह ना बता दूं कि उसने आज कुछ स्पेशल सीखा, तब तक मेरी क्लास का मोटिव खत्म नहीं होगा। तो अब हम जानते हैं कि आखिरकार हमको कैसे पता चलेगा कि केवल और केवल, या क्या हम यही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दो वस्तुओं के मध्य है केवल घर्षण कराने से है, या ऐसा भी कह सकते हैं हम कि किस किस तरह से हम दो वस्तुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करा सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम इसको, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कहने वाले हैं, आवेशों का स्थानांतरण, आवेशों का स्थानांतरण। तो देखेंगे किस तरीके से होता है बच्चों। इसको किसी वस्तु को आवेशित करने के तीन तरीके होते हैं। पहला समझते हैं घर्षण द्वारा, जो हमने आज सीख रहे हैं। घर्षण द्वारा मतलब बाय फ्रिक्शन। सेकंड होता है बच्चों हमारा संपर्क द्वारा, संपर्क द्वारा, बाय टचिंग भी कह सकते हैं, बाय कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं, बाय टचिंग। और बच्चों थर्ड होता है प्रेरण द्वारा। क्या कहा बच्चों हमने, प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। क्लियर बच्चों? अब समझते हैं इनको, थोड़ा थोड़ा यहां पे क्लियर कर लेते हैं इनको हम। घर्षण अभी हमने देखा, तो जितनी हमारी अचालकीय वस्तुएं होती हैं, जैसे अभी हमने पाइप लिया था, बैलून लिया था, धागा, या मैंने अपने हेयर लिए थे, तो जितनी भी हमारी अचालक वस्तुएं होती हैं, यदि उनके बीच में आप घर्षण विद्युत की लगाना चाहते हैं तो आप उनको रब कर दीजिए, यानी कि घर्षण कर दीजिए, फ्रिक्शन कर दीजिए उनके मध्य। दूसरा संपर्क द्वारा। देखिए बच्चों, संपर्क द्वारा, संपर्क का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक रोड है, मतलब कि कोई चालक है, ठीक है, और ये कोई अन्य चालक है। तो अगर इनके बीच में मुझे आवेशों का स्थानांतरण कराना है तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के संपर्क में लाना पड़ेगा, मतलब टच कराना पड़ेगा, तो हमारा आवेशों का स्थानांतरण पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखेंगे कब होगा, कि जब हम इस पे कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत लगाएंगे, जिसको हम विद्युत धारा के नाम से पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यदि मैंने इस पे कोई स्रोत लगाया है, समझ रहे हो, क्लियर, समझते रहना बच्चों, और मुझको आगे इसको इस पे भी चार्ज लेके आना है, तो मुझे सिर्फ इसके संपर्क में ला देना है और एक दूसरा सिरा हम इससे लगा देंगे। क्लियर बच्चों? इस तरीके से तो इनके बीच में भी क्या होने लगेगा, आवेशों का स्थानांतरण होने लगेगा। तीसरी बात बच्चों, प्रेरण द्वारा। प्रेरण का मतलब होता है कि जब किसी एक वस्तु पर हम आवेश ले आए और इसके समीप हम किसी दूसरी को ले आए, तो ऐसा भी चालकों में ही पॉसिबल है। हम आने वाले चैप्टरों में देखेंगे। संधारित्र वाला टॉपिक जो होता है पूरा हम इसी पे आधारित पढ़ते हैं, प्रेरण पे, और प्रेरण का अपना एक टॉपिक है, चैप्टर है, जिसको हम पढ़ेंगे जाकर, तो वहां पे भी हम ये सारी बातें देखने वाले हैं। तो बच्चों ये बातें समझ में आई होंगी कि आवेशों का स्थानांतरण हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, घर्षण द्वारा, संपर्क द्वारा या प्रेरण द्वारा। तो बच्चों आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, ये भी कि आवेश क्या है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से, कि पहले हमने समझा घर्षण वैद्युत की क्या है, स्थिर वैद्युत की क्या है हमारे लिए, फिर हमने जाना आवेश क्या होता है, आवेश के गुण क्या है, आवेश के प्रकार क्या है, कहां से है, किस तरीके से है। अब एक जेन्युइन सा बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि किस पर धनावेश आता है और किस पर ऋणावेश आता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से रब कराया जा रहा होगा तो एक धनावेशित हो रही होगी और दूसरी ऋणावेशित हो रहेगी, तो हमको कैसे पता चलेगा। चलिए बच्चों देखते हैं हम। तो हमने कहा ये हमने क्या ले ली, कोई एक एबोनाइट की छड़, फिर से एबोनाइट की छड़, और दूसरे बच्चों हमने इसके साथ में क्या ले ली है, कोई बिल्ली की खाल, कैट स्किन, बिल्ली की खाल। तो बच्चों जब इन दोनों को एक दूसरे से रब कराया जाएगा तो ये क्या हो जाती है हमारी विद्युत में, मतलब क्या हुआ कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी। तो सीधे इस बात में आप समझो कि जो इलेक्ट्रॉन दूसरी को देगा, यानी कि जिस पर जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उस पर क्या आएगा बच्चों, धनावेश। क्या आएगा बच्चों, धनावेश। कितना आएगा अभी देखेंगे। फिर हमने कहा कि एबोनाइट ये जो ग्रहण करेगा पदार्थ, उस पर क्या आ जाएगा हमारा ऋणावेश।
क्या आ जाएगा बच्चों, ऋणावेश। देखिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम, समझिए। हमने कहा कि मेरे पास कोई व्यक्ति आया, उसको मुझसे कुछ रुपए की जरूरत थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई ले लो, मुझको तो पता है मैं तो दूंगा तो मेरे कभी ना कभी वापस मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर देखें इस होल प्रक्रिया में तो वो मेरा क्या हो गया है, ऋणी। क्या हो गया है, ऋणी, क्योंकि मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है, मेरे तो मुझे वापस मिलेंगे कभी ना कभी। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि वापस मिलते, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ कि जब मैंने उसको पैसे दिए तो मेरे पे तो धनावेश है, मेरे पे ज्यादा थे पैसे, ऐसे मान के चलिए, मेरे पास तो थे, अगर नहीं होते मेरे पास भी तो मैं भी मना कर देता कि मेरे पास नहीं। तो वो मेरे पास आया, मैंने उसे पैसे दे दीजिए, इसका मतलब मेरे ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, धनावेश, क्योंकि मेरे पे पॉजिटिव है, मेरे कोई हानि नहीं है। जबकि वो मेरा क्या हो चुका है, ऋणी, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, ऋणावेश। क्लियर है बच्चों। अब हमने समझा कि किस तरीके से धनावेश आता है, किस तरीके से ऋणावेश आता है। कितना आता है, कैसे आता है, समझते हैं बच्चों। क्या हम जानते हैं कि इस पूरी होल प्रक्रिया में केवल और केवल कौन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। आवेश की प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर हमारा जो मूल आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये कूलाम जो है बच्चों वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने अपने ही नाम पे इसका मात्रक किया हुआ है। क्लियर बच्चों, इसको हम एसआई सिस्टम में भी पढ़ते हैं। और दूसरा बच्चों एक और मात्रक होता है इसका सीजीएस में, जिसको बोलते हैं हम स्टेट कूलाम। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेट कूलाम। तो हमको पता होना चाहिए 1C मतलब 1 कूलाम होता है 3.0 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम के। 1 कूलाम चार्ज जो है वो किसके बराबर है, 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलाम के। ठीक उसी प्रकार हम जानते हैं एक और तत्व होता है, कण होता है हमारा प्रोटॉन, उस पर भी सेम चार्ज होता है। इस पे हम ऋणात्मक लेते हैं और उस पर क्या होता है धनात्मक 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। फिर बच्चों क्या होता है हमारा न्यूट्रॉन, इस पे क्या होता है शून्य। जैसा कि मैंने कहा था कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे जितनी भी हमारी उदासीन वस्तुएं होती हैं उन पर आवेश शून्य होता है। आवेश तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उनको या तो रगड़ा नहीं जाएगा, घर्षण नहीं किया जाएगा, चालक होंगे तो टच नहीं किया जाएगा, या उनको इंडक्शन की क्रिया में नहीं लाया जाएगा। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इतना, और न्यूट्रॉन शून्य उदासीन होता है। क्लियर है बच्चों। तो आज हमने चर्चा करी इस तरीके से किस तरीके से आवेशों का स्थानांतरण होता है, कितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, कितना प्रोटॉन पे होता है और कितना न्यूट्रॉन पे होता है, क्या उसका यूनिट होता है। चलिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आवेश के लिए। तो बच्चों आवेश सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, क्यू से। इट्स डिनोट बाय क्यू, कई कैपिटल क्यू से भी लिखा जाता है, डजंट मैटर। ठीक है, यूनिट क्या है, कूलाम, सिंबल लेते हैं उसका C। डायमेंशन क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, ये वरना हमको परेशान करेगी। तो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ते हैं Q बराबर होता है IT। क्या होता है Q बराबर IT। तो बच्चों हम जानते हैं I एम्पियर और समय T। तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों इसका AT। क्या लिखेंगे इसका यूनिट हम, डायमेंशन क्या लिखेंगे बच्चों इसका हम AT। क्लियर है बच्चों। तो आज की क्लास में हमने जाना, फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ एक बार, वैद्युत घर्षण को जाना हमने, वैद्युत आवेश को जाना, उसके गुणों को जाना, परीक्षा की दृष्टि से कभी कभी मोस्टली पूछ लिया भी जाता है उसके गुण के बारे में। फिर उसके हमने प्रकार को जाना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस तरीके से बताया कि दो चार्ज होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। किस तरीके से हमने देखा केवल और केवल आवेश की क्रिया में केवल और केवल हमारे इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। फिर हमने देखा किस तरीके से आवेशों का स्थानांतरण किया जा सकता है, 3 हमने उसके मेथड समझे। फिर हमने एक प्रैक्टिकल भी क्लास में करके देखा, आप उसको घर पे और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा है आवाज की मात्रा में, क्योंकि आप अगर कोई सिल्क का कपड़ा लेंगे उसके साथ इससे प्रैक्टिकल को करेंगे आपको और ज्यादा मजा आएगा। फिर भी अगर नहीं कोई आपको रिजल्ट मिलता है आप कमेंट जरूर करेंगे, मुझे जरूर बताएंगे, और सभी बच्चे करके देखेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर हमारे टॉपिक क्लियर हो गया है, हमने भी करके देखा, हम भी आज वैज्ञानिक बन गए। क्लियर बच्चों। तो बड़ा ही आसान है इसको समझना। फिर हमने लास्ट क्लास में देखा कि आवेशों का स्थानांतरण कैसा होता है टॉपिक पर। क्लियर है बच्चों। अब किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन किस वस्तु पे कितनी मात्रा में जाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, और नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम आवेशों के इस चैप्टर के अंदर कितने प्रकार से हम आवेशों को पढ़ेंगे। प्रकार मतलब वैसे तो 2 ही होते हैं आवेश हमारे, एक धनावेश और ऋणावेश। मेरा मतलब है टॉपिक के हिसाब से, जैसे मैं छोटा सा हिंट देता हूं, बिंदु आवेश क्या है हमारे लिए, ठीक है बच्चों।
फिर हमारे लिए धन परीक्षण आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, सतत आवेश क्या होता है, तो इन पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सभी को आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सभी बच्चे आज से हमारे लेक्चर, ये फर्स्ट लेक्चर है जो स्टार्ट हो चुका है, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, चैनल पे बने रहे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए हिंदी में 95 प्लस 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 लाने वाले हैं आप 2024 में, जो हमारा बैच चल रहा है ये। इसका नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी ही मिल जाएगा, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी है कि आपको लेक्चर किस किस तरीके से मिलेंगे, कैसे कैसे अवेलेबल रहेंगे। तो चैनल पर जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात बच्चों, लाइक जरूर करते रहे और कमेंट जरूर करते रहे, ताकि हमको भी एक अच्छी सी ऊर्जा मिलती रहे। तो इसी के साथ आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रखें अपने आप को, थोड़ा सा माइंड में थोड़ा ज्यादा चीजों को ना उलझाएं, सीधे चलते रहें, सुविस्तर से मोटिवेट होते रहें। मोटिवेशनल वीडियो भी आती रहेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए